के चुनाव हुए हैं और उसमें प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी भाजपा को जो पूर्ण बहुमत नहीं आ पाई है, उसके कारणों की जब आप पड़ताल करेंगे तो आपको ऐसे 5 से 6 कारण ही निकल कर सामने आएंगे, जिसके कारण मोदी सरकार 30 से 35 सीटों से चूक गई है। तो आज हम उन्हीं कारणों की एक-एक करके यहाँ पे पड़ताल करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप बात करें तो बंगाल से शुरू करें तो मोदी सरकार जो सीएए और एनआरसी जो नागरिकता संशोधन कानून की बात कर रही थी बंगाल में, उसका कारण यह हुआ कि मुसलमान पूरे गुस्से में बंगाल में वोट किए ममता बनर्जी के पक्ष में। बंगाल में चूंकि मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है और नागरिकता संशोधन कानून एक तरह से देखें तो बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों के लिए ही बना है। ऐसे में बंगाल में ममता बनर्जी को बिना कहे सुने मुस्लिमों का एक एक वोट मिल गया, एक भी वोट छोड़ा नहीं गया। वोटिंग प्रतिशत आप बंगाल में देखें तो बढ़ गया और भाजपा यहाँ पे पिछड़ गई, क्योंकि हिंदुओं में खास करके जिसका वो नेतृत्व कर रही थी उसमें इस तरह से ध्रुवीकरण नहीं हुआ और वोट देने में हिंदू समाज पीछे रह गया। इसका कारण हुआ कि बंगाल इनके हाथों से निकल गया और उतनी सीटें ना आ पाई जितनी की उम्मीदें थी। बंगाल से लगभग 5 से 7 सीटों का नुकसान हो गया। बिहार में बात करें तो बिहार में कुछ नहीं कहा जा सकता। बिहार ने अच्छी खासी संख्या में सीट एनडीए को दी है। 12-12 नीतीश कुमार और भाजपा के पास है, 5 चिराग पासवान के पास है, 27 सीटें हो गई, एक जीतन राम मांझी के पास भी सीटें हैं। तो इस तरह से आप देखें तो बिहार ने कुल मिलाकर सीट अच्छी खासी संख्या में दे दिया है भाजपा सरकार को। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो चूक हो गई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास करके किसानों के बीच जो आंदोलन चल रहा था उसका भले ही परिणाम कुछ न निकला हो, लेकिन एक तरह की अंदर ही अंदर नाराजगी चल रही थी और इसी का कारण होता है कि सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटों का प्रतिशत अपना खराब कर लेती है और जहां कैंडिडेट जीतते भी हैं बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीत पाते हैं, लास्ट में राष्ट्रीय लोकदल को साथ लाते भी हैं, उसका भी कुछ बहुत ज़्यादा फायदा देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा जो कुछ कैंडिडेट थे कुछ कुछ क्षेत्रों में उन्होंने भी अपने पार्टी के साथ या जो संगठन के लोग थे उनके साथ भीतरघात की स्थिति हो गई और भाजपा कई सीटों पर चुनाव हार गई। इसके अलावा आप देखें तो भाजपा जो यूपी में चुनाव लड़ी उसमें कई तो ऐसे सीट है जहां 4000-5000 का मार्जिन ही है, अंतर इतने ही वोटों का है। यह कैंडिडेट का अपना नसीब भी होता है, इसीलिए इस पर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यह ज़रूर है कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट को लेकर जो बदलाव नहीं किए, इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश में भाजपा को भुगतना पड़ गया। और इसके अलावा ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ताओं से जो कैडर वोट की बात की जाती है उसमें भी भाजपा पीछे रह गई। इसके कारण यूपी से इन्हें लगभग 25 से 30 सीटों का नुकसान करना पड़ गया। इसके अलावा आप बात करें तो जो किसान वाले मुद्दे थे, इसके कारण पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तीनों जगह कुछ न कुछ पार्टी को नुकसान करना पड़ा और इस तरह से हरियाणा में भी सीटों का नुकसान हुआ है। पंजाब में तो भाजपा की कोई स्थिति थी ही नहीं पहले से, तो यह हटा दीजिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने अपने कैडर का पहचान दिया और पूरे के पूरे सीट भाजपा सरकार को अभी भी दे दिए। राजस्थान में एक राजपूतों का मुद्दा उखड़ा हुआ था करनी सेना को लेकर, वह विवाद थमा नहीं, उसमें कुछ नेता इधर से उधर बयान भी दिए थे। इसी कारण थोड़ी बहुत राजपूत समाज में नाराजगी होती है और राजस्थान से कुछ सीटें बिगड़ जाती है भाजपा की। और इसके अलावा वहां से जो राजपूत मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, उन्हें हटाकर ब्राह्मण को चेहरा बनाया जाना भी थोड़े बहुत उनके लिए खटकता था। हर समाज के साथ होता है ऐसा। तो ये जो थोड़ा बहुत मार्जिन हुआ, इसी कारण राजस्थान को क्लीन स्वीप करने में भाजपा चूक गई और कुछ सीटों का नुकसान यहाँ भी हो गया। महाराष्ट्र में तो लड़ाई बराबर की बहुत पहले से ही थी, थोड़े बहुत होते हैं तो इसका कोई मायने मतलब है नहीं। दक्षिण भारत में बात करें तो कर्नाटक में और आंध्रा में भाजपा का अच्छा खासा प्रदर्शन रहा और यही कारण है कि टीडीपी और जदयू जैसी पार्टियां भी सहयोग में, जिनके समर्थन से भाजपा सरकार चला लेगी। दक्षिण में केरल में भी भाजपा अपनी पहुंच बना ली, एक सीट इस बार निकालने में कामयाब हुई। लगभग आज़ादी के बाद यह पहली बार होगा जब केरल में कमल खिला है और वह भी अपने दम पर। इन सब चीज़ गुजरात में भी सीट एक गंवा बैठी भाजपा। इन सब चीज़ का मतलब है कि हवा हवाई में जीने से काम नहीं चलेगा। कितना भी वोट हो, कोई भी आपका कितना भी बड़ा वोटर क्यों न हो, आखिर उसको समय समय पर आपको सपोर्ट करना ही करना होगा, अन्यथा कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार लंबे समय तक नहीं चल सकती। एक 10 वर्षों तक भाजपा सरकार में थी तो एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा बहुत जो सत्ता विरोधी लहर होती है वह तो थी ही थी। सीएए एनआरसी मुसलमानों को पार्टी की ओर आने से रोकने का भी काम की। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी और फौज में जाने के लिए जो ये अग्निवीर योजना थी उन्होंने भी
उत्तर प्रदेश में खास करके भाजपा को परेशान किया है कि 5 साल के लिए नौकरी सेना में आने के लिए खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के युवा इसमें खासा आना चाहते हैं। उन्हें काफ़ी इससे नुकसान हुआ और हतोत्साहित हुए थे। इस कारण भी इनका वोट प्रतिशत इन राज्यों में घटा है। इन सब के बावजूद चूंकि भाजपा पूरे भारत में अब फैल चुकी है और यह गिरते पड़ते भी चुनाव लड़ेगी, फिर भी 200 से ज़्यादा यह अब इधर रहने वाली है अगले 15 से 20 वर्षों तक। इसी कारण देखिए इस चुनाव में थोड़े बहुत सीट कम भी आए हैं तो एक तरह से भाजपा के अस्तित्व के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि अब ये ज़मीन पे फूक फूक कर काम करेंगे। लोगों में इसका क्या मैसेज आ रहा है इस पर भी ध्यान देंगे। अपने बहुमत की रहती तो इन सब बातों पे इनका ध्यान नहीं जाता, जैसे गैस सिलेंडर की महंगाई हो गई हो या अन्य चीज़ों की महंगाई हो जाए, बीच बीच में बेरोजगारी। एक रेलवे जैसे विभाग में 5-5 वर्षों पे वैकेंसी निकाली जाती है, जबकि कांग्रेस की सरकार में हर एक 2 साल पे निकलती थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी खास करके युवाओं में नाराज़गी थी और यही कारण रहा कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा व्यक्ति भी जो 3-4 लाख वोटों से जीतते थे, वे केवल 1.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं लोकसभा चुनाव वाराणसी का। उनकी जगह कोई और होता कैंडिडेट तो बनारस में भी चुनाव हार जाती भाजपा, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री के पद की बात थी इस कारण लोगों ने अंततः मन बना लिया होगा कि नहीं, इन्हें हारने न दिया जाए। तो ये सब तमाम कुछ चीज़ें जैसे अग्निवीर योजना, सीएए, एनआरसी की योजना, महंगाई का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, तो इस तरह के और इसके अलावा जो जातीय समीकरण थे उस पर भी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया अंततः, क्योंकि अपने जीते हुए सांसदों को ही टिकट दे दिया और कुछ का जहाँ काटा भी नए चेहरे लाए वहाँ भी चुनाव हार गए, क्योंकि कैंडिडेट अच्छा वे नहीं चूज कर पाए। तो इसी तरह से हुआ और कहीं कहीं तो निर्दलीय जो उम्मीदवार थे वे भी खेल बिगाड़ दिए भाजपा का। जैसे बिहार में काराकाट में पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा को रोकने वाले सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और उपेंद्र कुशवाहा को हराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। पवन सिंह नहीं होते तो भाजपा का उपेंद्र कुशवाहा की सीट भी निकल जाती और उधर आरा में आरके सिंह की भी सीट निकल जाती, क्योंकि जैसे ही राजपूतों ने काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं किया, वैसे ही आरा में फिर कुशवाहा समाज के लोगों ने आरके सिंह को वोट नहीं किया, क्योंकि आरके सिंह भी राजपूत जाति से आते थे और काराकाट में राजपूत ने कुशवाहा का विरोध किया था। इस कारण कुशवाहा भी राजपूत का विरोध आरा में कर देते हैं और यही कारण रहता है कि 2 सीटें इनकी बिगड़ जाती है। तो इस तरह कई सारी सीटों पे हुआ ऐसा खेला। तो इस तरह के तमाम कारण है जो ऐसा हुआ है। हालांकि अभी भी भाजपा बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है, 250 सीटें लगभग जीत के आई है और सहयोगी दलों के समर्थन से यह काफ़ी आगे है बहुमत से। बहुमत के लिए 272 चाहिए, इनके पास 293, 94, 20 से ज़्यादा है सीट और अन्य सहयोगी पार्टियां भी कुछ जुड़ेंगी आने वाले समय में। लेकिन यही सब कुछ मुद्दे हैं, यही सब कुछ कारण है जिसके कारण सरकार को अपनी बहुमत से दूर रहना पड़ा और 1960-62 के बाद यह पहली बार होगी जब कोई प्रधानमंत्री अपने बहुमत से तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है, और वह भी 5-5 साल के पूरे कार्यकाल करने के बाद। 5 साल पहली बार रहे, फिर 5 साल दूसरी बार, फिर 5 साल के लिए तीसरी बार, वो भी केवल अपने संगठन और सहयोगियों की मदद से तीसरे बार भी लगभग 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो आज के लिए इतना।